14 सितंबर शिफ्ट नंबर 3 के इस डिस्कशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले के सारे डिस्कशन इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो का भी डिस्कशन हम शुरू करेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको इस सेशन फ़ायदेमंद लगता है। कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई भी रिलेटेड जानकारी शेयर करनी है अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ। तो चलिए भाई, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आएगा और इसके बाद ये जो 14 सितंबर की तीनों शिफ्ट्स हैं वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो सवाल पढ़ेंगे भाई। सवाल पूछता है कि गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट आपका देखिए क्या कहता है। दी हर्मिका ऑफ अ स्तूप इज द सिंबॉलिक अबोर्ड ऑफ द गॉड्स लोकेटेड एट द टॉप। ये पहला स्टेटमेंट दिया है, यानी कि स्तूप का हर्मिका देवताओं का प्रतीकात्मक निवास है जो सबसे ऊपर स्थित होता है। सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं द हर्मिका इज वेयर रेलिक्स ऑफ बुद्धा वर यूजुअली कैप्ट, यानी कि हर्मिका वह स्थान है जहां आमतौर पर बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे। अब आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर है। तो ये जो टर्म यूज हुई है हर्मिका, इस पर हमें चर्चा करनी है कि आखिरकार ये होता क्या है। तो हर्मिका ना एक छोटा स्क्वायर जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्तूप के टॉप पर बना होता है और इसे देवताओं का एक प्रतीकात्मक निवास या फिर सिंबॉलिक अबोर्ड ऑफ गॉड्स माना जाता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका पहला दिया हुआ, ये सही था। लेकिन जो बुद्धा के रिलिक्स हैं, यानी कि बुद्धा के अवशेष हैं, वो आमतौर पर स्तूप के डोम में या डोम के अंदर चेंबर में रखे जाते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर कहा कि हर्मिका वह स्थान है जहां पर आमतौर पर बुद्धा के रिलिक्स या फिर अवशेष रखे जाते हैं। ये वाली बात यहाँ पर गलत हो जाती है। तो साथ में ये बात भी आपको याद रखनी है कि हर्मिका क्या है, और दूसरी चीज जो बुद्धा के अवशेष यानी कि बुद्धा के रिलिक्स हैं, वो आमतौर पर स्तूप के कहां पर रखे जा रहे हैं, डोम के अंदर सॉरी, डोम के अंदर या फिर चेंबर के अंदर रखे जा रहे हैं। तो इसमें हमारा जो पहला स्टेटमेंट था वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये इसके अंदर हमारा करेक्ट जाएगा। ठीक है। अब जो बातें हुई है ना स्तूप को लेकर, तो स्तूप के कुछ मेन भाग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहला बताया डोम, जिसको अंड भी कहा जाता है, ये रेलिक्स रखे जाने वाला स्थान है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये हर्मिका, ये टॉप पर इनका एक पवित्र इनक्लोजर होता है। एंड तीसरा क्या है, छत्र। छत्र है एक अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर, मैं यहां पर लिख देता हूं छत्र। एक अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर होगा जहां पर रॉयलिटी और जो डिविनिटी है ना उसके प्रतीक के रूप में उसको जाना जाता है। तो ये कुछ बातें हमने जानी जो आपके स्तूप होते हैं उसके मुख्य भागों के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है विच वेद प्राइमरली कंटेन्स रिचुअल फॉर्मूलाज एंड डिटेल्ड प्रोसीजर्स फॉर परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस। आसान सवाल है कि इस वेद में मुख्य रूप से अनुष्ठान सूत्र और बलिदान करने की विस्तृत आपको प्रक्रियाएं दी गई हैं। जब कभी भी हम अपने वेदों का डिस्कशन करते हैं तो वहां पर मल्टीपल वेदों के अंदर उनके जो संबंधित जानकारी है ना वो हमें बताई जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर पहले ऑप्शन में इन्होंने दिया है आपको साम वेद, ये मेनली जो म्यूजिक है, जो संगीत है या फिर जो चैंटिंग है यानी कि गायन और संगीतात्मक जो मंत्र है उनसे रिलेटेड है। तो ये आपका नहीं संबंधित रहेगा एक रिचुअल फॉर्मूलाज को लेकर। दूसरे ऑप्शन में इन्होंने दिया है आपको यजुर्वेद, ये रिचुअल्स और सेक्रीफाइस का प्रैक्टिकल गाइड है। तो यहां पर ये जो बी वाला ऑप्शन इन्होंने आपको दिया है वो करेक्ट जाएगा। यजुर्वेद मेनली हमें अनुष्ठान अनुष्ठान सूत्र यानी कि रिचुअल फॉर्मूलाज और जो प्रोसीजर्स सेक्रीफाइसेस को लेकर होते थे, यानी कि यज्ञ या फिर बलि की जो प्रतिक्रियाएं होती थी प्रक्रियाएं होती थी उनको बताता था। इसमें लिखा होता है कि जो यज्ञ है उसको कैसे परफॉर्म करना है, क्या बोलना है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप वो सारी की सारी चीजें बताई गई होती हैं। तीसरे ऑप्शन में इन्होंने आपको अथर्ववेद दिया है। अथर्ववेद क्या होता है, जो डेली लाइफ के अंदर आपको मैजिक या फिर किसी भी रोग से अगर आपको छुटकारा पाना होता है या फिर जो रेमेडीज हैं उनसे संबंधित आपको जो जानकारियां हैं वो अथर्ववेद में नजर आती हैं। और ऋग्वेद क्या है, ये प्रार्थनाएं हैं, यानी कि ये
डिवोशन की स्तुति और हाइम्स आपको ऋग्वेद के अंदर नजर आते हैं। तो ये चारों वेदों के बारे में मैंने यहाँ पर बताया। ऋग्वेद जिसमें हाइम्स यानी कि देवताओं की स्तुति थी, सामवेद जिसके अंदर जो म्यूजिकल चैंट्स हैं यानी कि संगीतात्मक मंत्र हैं वो मैंने बताए, यजुर्वेद जिसमें मैंने बताया कि जो भी रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस होते हैं या फिर यज्ञ की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो बताई जाती हैं, और अथर्ववेद में मैंने आपको बताया जो सोसाइटी डिजीज या फिर मैजिक वगैरह है वो आपको अथर्ववेद में नजर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस घान वाद्य इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय पारंपरिक संगीत के संदर्भ में घनावाद को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक के अंदर दुनिया भर की आपको टर्म्स सुनने के लिए मिलेंगी, जैसे कि घनवद एक आपका इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब होता है जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स ना सॉलिड है, मतलब ठोस वाद्य यंत्र। ठीक है, मतलब वो नॉन ट्यूनेबल है, मतलब जिसमें जिन्हें आप ना सुर में नहीं मिलाया जाता, वो होते हैं आपके नॉन ट्यूनेबल। और मेनली जो रिदम है यानी कि जो लय है वो लय के लिए ये यूज होते हैं, स्पेशली जो हमारे लोक नृत्य हैं यानी कि जो फोक डांसेस हैं उसमें। अब आप मुझसे पूछोगे कि अगर ऐसी बात है तो आप मुझे ये भी बताइए कि घन जो वाद्य है इनके एग्जाम्पल में आप किसका यूज करते हैं? तो आपने करताल नाम सुना है? करताल एक इसका एग्जाम्पल रहेगा, या फिर जो घंटियां हैं जो बेल्स है वो इन्हीं का एग्जाम्पल है, या फिर जो मंजीरा है वो आपके इन्हीं घन वाद्य के रूप में आपको सुनने मिलते हैं। तो पहले ऑप्शन में बोल रहे हैं ट्यून्ड मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड विद स्ट्रिंग्स एंड वो, जी नहीं, ये तार और धनुष से बजाए जाने वाले सुरीले मधुर वाद्य नहीं है, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा है, ये वाला आपका एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा है परकशन इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायरिंग प्रिसाइज ट्यूनिंग बिफोर यूज। अभी मैंने बताया था ना गन वाद्य के अंदर तो आपको ट्यूनिंग की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। तीसरा है सॉलिड नॉन ट्यूनेबल इंस्ट्रूमेंट्स प्राइमरली यूज्ड फॉर रिदम इन फोक म्यूजिक, ये वाली जो बात थी ये आपकी इस गन वाद्य को लेकर करेक्ट हो जाती। अब होता क्या है ना, जो भारत के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना वो आपको चार प्रकार के नजर आते हैं। जैसे कि आपको तात्यवाद नजर आएगा, इसके अंदर आपको स्ट्रिंग नजर आएंगी, यानी कि जो सितार वीणा है वो आपकी क्या है, वो तातवाद्य है। ऐसे ही आपको और भी नजर आते हैं, जैसे कि एक सुशिरवाद यूज करा जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं सुशिरवाद। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको विंड मतलब फूंक मारनी होती है, जैसे कि बांसुरी हो गई, शहनाई हो गई, वो होते हैं आपके सुशिरवाद। ऐसे ही आपको अवनद्ध वाद नजर आता है, ये भी लिख देते हैं अवनद्ध वाद। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका ना मेम्ब्रेन यूज होती है। मेम्ब्रेन मतलब जैसे तबला हो गया या ढोल हो गया, वो कहलाते हैं आपके अवनद्ध वाद। एंड देन आपका ये गन वाद है जो कि सॉलिड होगा, जैसे मैंने आपको घंटी या फिर मंजिरा का एग्जाम्पल बताया। ठीक है, तो ये चारों के चारों को लेकर आपको क्लैरिटी याद रखनी है, कल को अगर इन पर आधारित कोई बात पूछी जाए तो आप तैयार रहें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्कलिंग इन स्विमिंग इज करेक्ट, यानी कि तैराकी में स्कलिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आजकल आपके अलग अलग एग्जाम्स के अंदर स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें जो पूछी जाती हैं ना वो किसी स्पोर्ट्स की किसी डिटेलिंग के बारे में पूछेंगे। यहाँ पर ये किसके बारे में पूछ रहे हैं, स्विमिंग के अंदर स्कलिंग के बारे में। तो स्कलिंग स्विमिंग की एक टेक्निक होती है जिसमें जो स्विमर होता है ना वो अपने हाथों को पानी के अंदर छोटे छोटे सर्कुलर मूवमेंट में मूव करता है, जिससे कि जो उसकी बॉडी है ना वो संतुलन मिल पाए उसको, और वो तैरने तैरना जो उसका है वो पॉसिबल रह पाए। तो इसीलिए आपका जो स्कलिंग है उसको लेकर क्लैरिटी है। अब एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सी बात इन्होंने कही है। पहला है स्कलिंग इज यूज्ड ओनली बाय बिगिनर्स टू प्रिवेंट सिंकिंग, यानी कि क्या ये सिर्फ स्कलिंग का उपयोग शुरुआती लोगों द्वारा किया जाता है? देखो स्कलिंग सिर्फ बिगिनर के लिए नहीं होती है, जो प्रोफेशनल स्विमर्स होते हैं ना वो भी इसको यूज करते हैं। सेकंड है ड्यूरिंग स्कलिंग द हैंड्स रिमेन अबव द वाटर सरफेस, ये भी मैंने आपको बताया था। स्कलिंग में हाथ पानी के अंदर रहते हैं, ऊपर नहीं रहते हैं। इन फॉरवर्ड स्कलिंग द आर्म्स स्ट्रेट एंड पोजिशन इन फ्रंट, ये भी गलत है। आर्म्स हमेशा स्ट्रेट और फ्रंट में ही हो ये जरूरी नहीं है स्कलिंग के अंदर। एंड चौथा है स्कलिंग मेंटेन्स बैलेंस बाय मूविंग हैंड्स अंडर वाटर, ये वाली जो बात इन्होंने दी है स्विमिंग के अंदर स्कलिंग को लेकर वो करेक्ट जाएगी।
ठीक है। तो ये जो स्कलिंग है ना, इसका यूज ज्यादातर अपनी स्विमिंग को सिंक्रनाइज करने के लिए या फिर बिना आगे बढ़े पानी में टिके रहने के लिए लोग करते हैं, या फिर जो स्विमर होते हैं वो करते हैं। इवन जब किसी को बचाया जाता है, जैसे कि रेस्क्यू करने के लिए जो स्विमिंग करी जाती है, वहां पर स्कलिंग का यूज होता है। इवन डाइविंग के बाद जो सरफेस पर कंट्रोल बनाना हो, वहां पर भी स्कलिंग करा जाता है। तो अच्छा सवाल है ये, आगे अगर कभी बने तो तैयार रहेंगे इसको लेकर। नेक्स्ट है, हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बाय विनिंग 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट एट न्यू दिल्ली इन 1951। 1991 में नई दिल्ली में 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा जीतकर भारत के पहले एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता कौन बने? अब ये एक स्टैटिक जी के बेस सवाल है। तो यहां पर आपको एक नाम दिया है सचिन नाग का, याद रखिएगा इनको। इंडिया के पहले एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बने थे जब इन्होंने 1951 के जो न्यू दिल्ली वाले एशियन गेम्स थे उसमें 100 मीटर की फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट में इस मेडल को जीता, गोल्ड मेडल को जीता। कल को ये भी पूछ लेंगे कि कौन सा मेडल जीता था, या फिर ये जो 1951 के एशियन गेम्स थे बताइए उनका आयोजन कहाँ पर था, तो दिल्ली में आयोजित थे। तो ये बातें क्लियरली याद रखिएगा। 1951 के एशियन गेम का होस्ट अगर कल को पूछा जाए तो नई दिल्ली, एक ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो पहले एशियन गेम्स हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, तो ये 1951 वाले जो गेम्स थे ना, ये पहले ही एशियन गेम्स थे। और इंडिया ने इसके अंदर टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते थे, अगर ये पूछ ले तो इसमें हमने 15 गोल्ड मेडल जीते थे, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, हाउ डिड राजा राम मोहन रॉय कंट्रीब्यूट टू द मूवमेंट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती इन अर्ली 19th सेंचुरी बंगाल? राजा राम मोहन रॉय ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल में सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन में किस प्रकार से योगदान दिया? जब कभी भी राजा राम मोहन रॉय जी का जिक्र होता है तो सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाए थे, जिसमें इन्होंने अपने न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों का यूज करके लोगों के सामने अवेयरनेस फैलाई, पब्लिक डिबेट्स करी, यानी कि सार्वजनिक जो बहसें होती हैं उनके जरिए ऑर्थोडॉक्स जो मान्यताएं होती थी, जो बिलीव्स होते थे, उनको चैलेंज किया। तो इन्होंने लॉजिकल, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन आधारों पर सती प्रथा का विरोध किया। समझ रहे हैं? तो पहला एक बार देखते हैं, ही ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड प्रोटेस्ट इन बंगाल विलेजेस, यानी कि उन्होंने बंगाल के गांव में सशस्त्र विरोध का प्रदर्शन आयोजित किया? नहीं। ही इशूड गवर्नमेंट ऑर्डिनेंसेस अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स लीडर्स, यानी कि उन्होंने रूढ़िवादी नेताओं के खिलाफ सरकारी अध्यादेश जारी किए? जी नहीं। ही कैंपेन्ड यूजिंग न्यूज़पेपर्स एंड एंगेज्ड इन डिबेट्स, ये वाला जो ऑप्शन इन्होंने यहां पर दिया है, ये आपका करेक्ट रहेगा। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय जी को कई सारे टाइटल दिए जाते हैं, जैसे कि इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, यानी कि भारतीय जो नव जागरण है उसका जनक कहा जाता है। इवन सती अबॉलिशन में उनका रोल, जो 1829 के लॉ बनाए गए थे ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा था। उस समय पर जो आपका गवर्नर जनरल था, कौन? बेंटिक, इसने सती प्रथा को बैन किया था। तो वो कहीं ना कहीं राजा राम मोहन रॉय जी की जो इनिशिएटिव्स थे उससे भी प्रभावित था। तो ये आपको कुछ बातें राजा राम मोहन रॉय जी के सती प्रथा को लेकर जो मूवमेंट था उसको लेकर हमने यहाँ पर जानी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द 11th एडिशन वेयर वाज द 11th एडिशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रति 11 कंडक्टेड इन 2023? तो संप्रति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इस पर आपके आधारित सवाल पूछे जाते हैं। पहला, अब इन्होंने एक करंट अफेयर बेस्ड एक सवाल पूछ लिया, तो संप्रति जो 11वां संस्करण था वो इंडिया और बांग्लादेश बीच के एक इंडिया और बांग्लादेश की जो मिलिट्री है उनके बीच में संयुक्त अभ्यास था, और इसका जो आयोजन कराया गया था ना, वो मेघालय के उमरोई में कराया गया था। तो ये बेसिकली जो हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह पढ़ते हैं उन पर आधारित सवाल है, तो कहाँ पर हो रहा है वो एक इंपॉर्टेंट सवाल के रूप में पूछा जाता है। इसमें वही इनका उद्देश्य होता है कि जो दोनों देशों की सेनाएं हैं उनके बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, जो काउंटर टेररिज्म और पीस कीपिंग जैसे ऑपरेशंस होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करा जा सके। तो यहाँ पर मेघालय का मुरई आपको याद रखना है। अब यहीं पर एक और सवाल मैं पूछता हूँ कि ये जो संप्रति एक्सरसाइज है वो किस किस के बीच में होती है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसका जो फर्स्ट एडिशन है
इसका जो आयोजन कराया गया था वो कब कराया गया था? ये 2010 में कराया गया था, जहां पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसर्जेंसी कंट्रोल करना होता है उसमें आपकी हेल्प करी जाती है। नेक्स्ट है, विच हिस्टोरिकल फिगर इन दी संतोष ट्रॉफी लॉन्च्ड इन 1941 नेम्ड आफ्टर? 1941 में शुरू की गई संतोष ट्रॉफी का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? अब संतोष ट्रॉफी पर बेस्ड आपने बहुत सवाल सुने होंगे। इंडिया का एक प्रेस्टिजियस फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो पहले तो ये कौन से खेल से संबंधित है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर एक नाम आपको याद रखना है, सर मनमथ नाथ रॉय चौधरी। तो ये एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है जिनके नाम पर इस ट्रॉफी को रखा गया। फुटबॉल के बड़े पैट्रॉन थे। इंडियन फुटबॉल को जो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देने का काम करा गया वो इनके द्वारा करा गया। तो यहाँ पर आपका ये जो पर्सनालिटी है इनका नाम याद रखना है, सर मनमथ नाथ रॉय चौधरी। संतोष ट्रॉफी को लेकर मैंने बता दिया कि हमारे देश की एक नेशनल चैंपियनशिप है, अलग अलग राज्यों के बीच में इसका कराया जाता है आयोजन। ऐसे ही एक और अगर आप नाम याद रख ले, वो डूरंड कप का नाम याद रख सकता है। कल को अगर ये पूछ ले कि बताइए ये कौन से खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है। और ये एशिया का ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है आपका डूरंड कप। ऐसे और भी कई सारी लीग होती हैं, जैसे कि एक आई लीग होती है, ऐसे ही आपका आईएसएल। ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये प्रोफेशनल लीग्स हैं, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है जी असर्शन रीजन बेस्ड सवाल। असर्शन कहता है द मोर लास्ट साई is acclaimed for its intricate narrative that blends historical events with magical realism to explore Indian identity and politics। एक यहाँ पर बुक का नाम दिया गया है द मूर लासाई, अपनी जटिल कथा के लिए प्रशंसित है, जो ऐतिहासिक घटनाओं को जादुई यथार्थवाद के साथ मिलाकर भारतीय पहचान और राजनीति का अन्वेषण करती है। तो ये जो बात इन्होंने दी है भाई, ये बिल्कुल सही है। एक फेमस नोबल है, हिस्टोरिकल इवेंट ऐतिहासिक घटनाओं या फिर जो मैजिकल रियलिज्म है यानी कि जादुई यथार्थवाद जिसमें रियलिटी और फैंटेसी का मिक्स दिखाया गया है, उसके थ्रू इंडियन आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने का काम करती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। दूसरा है द नॉवल वॉन द बुकर प्राइज फॉर इट्स इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग एंड प्रोफाउंड कल्चरल इंसाइट्स। ये वाला स्टेटमेंट आपको यहाँ पर गलत करेगा, क्योंकि इस बुक ने ये बुकर पुरस्कार नहीं जीता। बुकर पुरस्कार सलमान रुश्दी की किसी और नॉवल, कौन सी नॉवल थी सलमान रुश्दी की जिसको बुकर पुरस्कार दिया गया था? मिडनाइट चिल्ड्रन, इसने जीता था। अब ये जो द मूर्स लास्ट साई है ना, ये भी सलमान रुश्दी की ही एक इम्पोर्टेंट नॉवल है। तो इसका अगर कल को आपसे ऑथर पूछा जाए तो आप उसमें सलमान रुश्दी का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ना ये मैंने मैजिकल रियलिज्म का एक टर्म आपके साथ यूज किया है। इसका मतलब क्या होता है? जब आप आज के वर्ल्ड में यानी कि रियल वर्ल्ड में, वास्तविक वर्ल्ड में फैंटेसी एलिमेंट्स को नेचुरली इंक्लूड कर दिए जाते हैं तो उसको आप मैजिकल रियलिज्म कहते हैं। ठीक है। बाकी ये जो सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन है उसको भी याद रखिएगा, जिसको ये मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड भारत पोल पोर्टल। तो अलग अलग लॉन्चिंग होती रहती है अभी देश के अंदर। यहाँ पर इन्होंने भारत पोल पोर्टल के लॉन्च करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा है, तो यहाँ पर भाई आपको अमित शाह का नाम याद रखना है। करंट अफेयर बेस्ड ये आपका सवाल है। और ये पोर्टल बनाया गया था जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है ना, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि इंटरनेशनल जो पुलिस है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बेटर हो सके। तो इसका मेन उद्देश्य यही होता है आपके इस भारत पोल पोर्टल का, कि जो क्रिमिनल्स है उनको ट्रैक करने में आसानी हो सके, इंफॉर्मेशन शेयर करने में तेजी लाई जा सके। तो यहाँ पर अमित शाह आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अभी जो भारत पोल पोर्टल है ना, ये अभी भी चर्चा में था। ठीक है। इसको जो इंटरपोल है, इंटरपोल के बारे में सुना होगा ना, जो अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है, उससे कोऑर्डिनेशन के लिए डेवलप किया गया है। और ये जो पोर्टल है वो इंडियन जो एजेंसीज है उनको ग्लोबल क्राइम से लड़ने में भी हेल्प करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये पोर्टल था, अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल।
संवहनीय वर्षा का प्राथमिक जो कॉज है वो बताइए क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, जो एक कन्वेक्शनल रेनफॉल है वो कब होती है, जब जमीन जो है वो ज्यादा गर्म हो जाती है और ऊपर की हवा जो है ना वो गर्म होकर लाइट यानी कि हल्की बन जाती है और फिर ऊपर की तरफ उठती है। फिर क्या होता है, फिर वो ठंडी होती है और उस ठंडी होने से आपका बारिश होती है। तो अगर मैं यहाँ पर इन चार विकल्प में ढूंढूं कि बताइए कि इसका मेन कॉज क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या है, कोल्ड फ्रंट्स मीटिंग वार्म एयर यानी कि ठंडी हवाओं का गर्म हवा से मिलन। ये फ्रंटल रेनफॉल, जो फ्रंटल रेनफॉल होती है ना, ये उसका कॉन्सेप्ट है जब कोल्ड फ्रंट वार्म एयर से मिलती है। बी ऑप्शन में दिया गया है माउंटेन फोर्सिंग एयर टू राइज यानी कि पहाड़ हवा को ऊपर उठने पर मजबूर कर रहे हैं। ये होता है आपका पर्वतीय वर्षाओं का कॉन्सेप्ट, जिसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। तीसरा था हीटिंग ऑफ एयर दैट राइजेस एंड कूल्स यानी कि ऊपर उठती है और ठंडी होती है और फिर बरस जाती है। तो बिल्कुल कन्वेक्शनल रेनफॉल का ये प्रोसेस है। ऐसे ही इन्होंने डी ऑप्शन में आपको दिया मॉइस्ट एयर फ्रॉम पोलर रीजन्स, ध्रुवीय क्षेत्रों से जो नम हवा है, पोलर एयर से रेनफॉल कन्वेक्शनल नहीं होता है। तो ना ये करेक्ट है, ना ये करेक्ट है, ना ये करेक्ट है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। बाकी जब कोल्ड फ्रंट वार्म एयर से मिलते हैं तो फ्रंटल एयर रेनफॉल करते हैं, माउंटेन जो एयर को राइज करते हैं इसको आप ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। तो ये वाली बातें भी हमें याद रखनी है। तीन प्रकार की मैंने बात करी, कन्वेंशनल गर्म हवा ऊपर जाकर बारिश करती है, ओरोग्राफिक पहाड़ों से टकराकर बारिश होती है, एंड देन साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल जो दो अलग अलग एयर मास मिलने पर आपको नजर आएगी। इन तीनों रेनफॉल को याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ मिनरल डिपॉजिट्स इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से बताता है कि खनिज भंडार जनसंख्या वितरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अच्छा सवाल है भाई। इसमें एक सिचुएशन इन्होंने दी है, तो जहां पर मिनरल डिपॉजिट्स यानी कि जो खनिज भंडार मिलते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर इंडस्ट्रीज लगती हैं, उद्योग स्थापित होते हैं। और अगर उद्योग स्थापित हो रहे हैं तो वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट होती है और इसी वजह से वहां पर पॉपुलेशन अट्रैक्ट होती है कि भी वहां पर नौकरी मिलेगी। तो उसको लेकर यहाँ पर हमें ढूंढना होगा कोई चीज। तो पहले ऑप्शन में है कि दे इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, व मिट्टी की उर्वरकता में सुधार करते हैं। भाई मिनरल सॉइल फर्टिलिटी डायरेक्ट इंप्रूव नहीं करते, तो ये वाली जो बात है ये आपकी गलत होगी। दे रिड्यूस नीड फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार की आवश्यकता को कम करते हैं। अरे एम्प्लॉयमेंट कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। दे अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज एंड क्रिएट जॉब्स, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जाएगा। तो आसान है। जैसे कि जमशेदपुर का एग्जाम्पल लिया जाता है तो आयरन ओर की वजह से वहां पर स्टील इंडस्ट्री आपको नजर आती है। धनबाद का एग्जाम्पल लिया जाता है, वहां पर कोल माइंस की वजह से आपको डेंस पॉपुलेशन नजर आएगी। तो इसलिए मिनरल्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। Which of the following statement accurately reflects the relationship between demographic transition and replacement level? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्याकीय संक्रमण और प्रतिस्थापन स्तर के बीच में संबंध को सटीक रूप से दर्शाता है। अब कई सारी बातें यहां पर कर दी हैं, एक एक करके इन हर टर्म को हमने क्लियर करना होगा। पहला इन्होंने टर्म यूज किया है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या है ये होता है जनसंख्या संक्रमण। इसका मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन की जो हाई बर्थ और डेथ रेट है उससे लो बर्थ और डेथ रेट की तरफ शिफ्ट हो जाना। समझ रहे हो, यानी कि जब हाई बर्थ और डेथ रेट है अगर उससे आप लो बर्थ डेथ रेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो उसको कहा जाता है पॉपुलेशन का, जब ये सारा काम हो रहा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो जब कंट्री हाई ग्रोथ से लो ग्रोथ की तरफ जाती है तब क्या होता है, जो फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे करके रिप्लेसमेंट लेवल यानी कि प्रतिस्थापन स्तर पर के पास आ जाता है। और रिप्लेसमेंट लेवल जो इन्होंने यहाँ पर एक दूसरे टर्म में दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि इतने जो बच्चे हैं जिससे पॉपुलेशन स्टेबल रहे वो आपका नजर आता है। तो इसलिए बेस्ट हमें यहाँ पर ऑप्शन के रूप में कौन सा नजर आएगा, इन द थर्ड स्टेज फर्टिलिटी बिगिंस टू अप्रोच रिप्लेसमेंट लेवल। ये सही नहीं है, सिर्फ थर्ड स्टेज की बात कर रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा है। दूसरा है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन अकर्स व्हेन फर्टिलिटी रेट ड्रॉप्स बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। जनसंख्या स्थिरीकरण कब होता है, जब प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर के नीचे चली जाती है। क्या ये सही है? अरे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन तब होता है जब
रेट रिप्लेसमेंट के आसपास हो, नीचे जाने पर तो पॉपुलेशन घटने लगती है। फिर तीसरा है द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई ग्रोथ टू लो ग्रोथ अलाइंस विद रीचिंग रिप्लेसमेंट लेवल। क्या ये वाली बात सही नहीं है? मोस्ट एक्यूरेट और बैलेंस्ड एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर। तो ये क्लियर है, जो टर्म थी वो क्लियर थी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अलग अलग स्टेज होती हैं, हाई बर्थ और डेथ, हाई बर्थ या फिर फॉलिंग डेथ, या फिर फॉलिंग बर्थ, या फिर लो बर्थ, या फिर डेथ, या फिर कुछ मॉडल्स जहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन नजर आए। समझ रहे हैं इन बातों को? थोड़ा सा टफ होगा बट क्लियर करने की कोशिश मैं जरूर कर रहा हूं कि कोई भी टर्म आपका मिस ना हो। नेक्स्ट है, व्हाई इज द निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन डिजाइन टू रिविजिट द सेम लोकेशन एवरी 12 ईयर्स, 12 डेज। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन को हर 12 दिनों में एक ही स्थान पर पुनः जाने के लिए क्यों डिजाइन किया गया है? अब ये अलग अलग जो मिशन हैं उनकी डिटेलिंग पर आधार आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो पहले तो ये जो आपका मिशन है इसका पर्पस क्या है कि अर्थ के सरफेस को मॉनिटर करना। जैसे कि जो लैंड डिफॉर्मेशन है, यानी कि भूमि के अंदर बदलाव है, या फिर जो अर्थक्वेक्स हैं या ग्लेशियर्स हैं या फ्लड्स हैं, उनको क्या करा जाए, उनको मॉनिटर करा जाए। तो हर 12 दिन में सेम लोकेशन रिविजिट करने का मतलब क्या है कि आप टेम्परेचर जो रेजोल्यूशन है, यानी कि समय समय पर सेम जगह का जो डेटा है वो मिलता है। और इससे जो साइंटिस्ट है उनको पता चलता है कि जमीन में आपको क्या बदलाव नजर आए। तो एक एक करके ऑप्शन देखें। पहला है टू सपोर्ट लो अर्थ ऑर्बिट ऑपरेशंस एट रिड्यूस्ड एल्टीट्यूड, गलत है। रिड्यूस ऑल्टीट्यूड का तो कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है इससे। टू इनेबल कॉस्ट एफिशिएंट सैटेलाइट पासेस थ्रू ऑप्टिमाइज्ड फ्यूल कंजम्पशन, यानी कि अनुकूलित ईंधन खपत के माध्यम से लागत कुशल उपग्रह प्रक्षेपण को सक्षम बनाना, ये भी गलत है। फ्यूल सेविंग इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ही नहीं मिशन का। तीसरा है टू इंश्योर कंसिस्टेंट कैचिंग ऑफ डेटा बिफोर ट्रांसमिशन टू ग्राउंड स्टेशन, यानी कि ग्राउंड स्टेशन पर प्रसारण से पहले डेटा को सुसंगत कॉशिंग सुनिश्चित करना। यार डेटा कैचिंग इसका पर्पस ही नहीं है। चौथा है टू अचीव टेम्पोरल रेजोल्यूशन फॉर ग्लोबल कवरेज एंड लैंड डिफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, यानी कि वैश्विक कवरेज और भूमि विकृति निगरानी के लिए अस्थायी समाधान प्राप्त करना। एक्चुअल साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव इसका यही है। निसार को लेकर क्लैरिटी है, ज्वाइंट मिशन है नासा और इसरो का, ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे। और रडार सैटेलाइट होने की वजह से जो दिन रात है ना, और जो बादल होने पर भी आपको डेटा कैप्चर करने का काम मिल पाता है, और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, विच बायो मॉलिक्यूल एक्ट्स एज द प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल्स? कौन सा जैव अणु पशुओं में प्राथमिक ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है? सभी लोग आंसर कर देंगे। देखो, जानवरों में, एनिमल्स में प्राइमरी जो एनर्जी स्टोरेज है, यानी कि मुख्य ऊर्जा का जो भंडारण है, वो काम करता है कौन? ग्लाइकोजन, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको पढ़कर पकड़ाया। अब ग्लाइकोजन एक टाइप का ना कार्बोहाइड्रेट होता है, लेवर और मसल में स्टोर होता है, जब जरूरत पड़ती है तब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ग्लाइकोजन आपका एनिमल्स के एनर्जी रिजर्व के रूप में आपको याद रखना है। दूसरे ऑप्शन में इन्होंने आपको स्टार्च दिया है, ये क्या है? ये प्लांट्स का एनर्जी सोर्स होता है। एनर्जी स्टोरेज, सोर्स क्या मतलब, स्टोरेज बोलना चाहिए। ठीक है। सेलुलोज इन्होंने एक ऑप्शन दिया है, सेलुलोज क्या है? ये स्ट्रक्चरल मटेरियल है, ये एनर्जी स्टोरेज नहीं है। सुक्रोज भी इन्होंने दिया है, ये ट्रांसपोर्ट शुगर है, ये स्टोरेज नहीं है। तो ये आपके बाकी के तो गलत हो गए, ग्लाइकोजन बचा इसमें आपका। ठीक है। तो ऐसी जो बातें होती है वो हमें क्लियरली याद रखनी होती है। एनिमल्स में एनर्जी स्टोरेज कहाँ पर होता है, या फिर किसकी वजह से होता है, या कौन उसका प्राइमरी स्टोरेज होता है? ग्लाइकोजन। प्लांट्स के अंदर कौन होगा? स्टार्च। अगर मैं इंस्टेंट एनर्जी की बात करूं तो वो हमारा क्या रहेगा? ग्लूकोज। मैं यहाँ पर लिख देता हूं। अगर देखो, ये भी एक चीज पूछी जा सकती है। ठीक है। ये क्या है? ये इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स रहेगा। ओके। नेक्स्ट है, अंडर आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशंस मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स पार्लियामेंट्स अथॉरिटी रिगार्डिंग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या अंतरराज्यीय जल विवादों के संबंध में संसद के अधिकार को सबसे सटीक रूप से दर्शाती है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स से रिलेटेड आपका यह आर्टिकल 262 है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक स्पेशल प्रोविजन इसके अंदर दिया गया है। अब इसके अंदर जो संसद है ना, उनको पावर दी जाती है कि वाटर डिस्प्यूट्स के लिए आप ट्रिब्यूनल्स यानी कि जो न्यायाधिकरण होते हैं ना, वो बना सकते हैं। और साथ ही ये भी डिसाइड कर सकती है पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो बार किया जाए या नहीं। तो एक एक करके ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने होंगे। पहला है लेजिस्लेट ऑन रिवर नेविगेशन बट नॉट बार एससी जुरिस्डिक्शन, ये गलत है। रिवर नेविगेशन और सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसका इसके साथ डायरेक्ट लिंक है ही नहीं। दूसरा है सेटअप ट्रिब्यूनल फॉर वाटर डिस्प्यूट्स एंड बार एससी रिव्यू, ये वाला करेक्ट है। आर्टिकल 262 का कोर मीनिंग यही है, बी ऑप्शन चला जाएगा इसके अंदर। तो ये आर्टिकल बेस्ड डीप बातें आपसे पूछी जाती हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि बताइए कुछ ऐसी ट्रिब्यूनल्स के मुझे नाम जो कि फेमस वाटर डिस्प्यूट्स को जिन्होंने मतलब यूज किया या फिर जिनके ऊपर चर्चा करी, तो आपने कावेरी सुना होगा। कावेरी जो वाटर ट्रिब्यूनल है उसको फॉर्म किया गया, और ऐसे ही कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल है, ऐसे ही गोदावरी वाटर ट्रिब्यूनल है, वो इन्हीं पर्पस के लिए लाए गए थे। Next, a person standing on a railway platform notices that the sound of an approaching train's whistle changes in pitch, यानी कि frequency as the train passes by. This phenomena is best explained by what? ये भाई आपका फिजिक्स से संबंधित है। एक आपको प्रिंसिपल पढ़वाया जाता है, एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए प्रिंसिपल पढ़वाया जाता है, जिसमें ये पूछ रहे हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि जैसे ही ट्रेन गुजरती है उसकी सीटी की आवाज की पिच यानी कि आवृत्ति बदल जाती है। इस घटना को सबसे अच्छी तरह इन चार में से बताइए कि किससे समझाया जा सकता है। तो जब ट्रेन के पास मतलब ट्रेन पास आती है और फिर दूर जाती है, तो उसकी जो विसल की पिच यानी कि जो उसकी आवाज की पिच है, फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज होती हुई आपको सुनती है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर पाएंगे। अब इसका मतलब क्या है डॉपलर इफेक्ट? मतलब जब सोर्स पास आता है तो साउंड की आपको हाई पिच नजर आएगी, जब सोर्स दूर जाता है तो साउंड की जो पिच है वो आपको लो नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट क्या हो गया मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया, और ये जो कंडीशन दी थी उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। तो इन्होंने पहले ऑप्शन में आपको दिया है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। अरे ये मीडियम के चेंज होने पर होता है, माध्यम के चेंज होने पर होता है। डिफ्रैक्शन ध्वनि का विवर्तन, उन्होंने बोल रहे हैं ये साउंड वेव्स के स्प्रेड का होना आपका डिफ्रैक्शन कहलाता है। ऐसे ही इन्होंने रेजोनेंस जिसको गूंज कहते हैं, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो इसमें डॉपलर इफेक्ट हमारा करेक्ट जाएगा। डॉपलर इफेक्ट का यूज कहां पर करते हैं? जैसे कि जो रेडार की स्पीड होती है उसको डिटेक्ट करने में करा जाता है, या फिर जो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र के अंदर स्टार्स की मूवमेंट जांचने में वहां पर करा जाता है। इवन जो मेडिकल इमेजिंग होती है ना, वो आपकी डॉपलर डॉपलर जो अल्ट्रासाउंड है उसमें भी करी जाती है। नेक्स्ट है बीएनएस, विच इज भारतीय न्याय संहिता नाउ एक्सप्लिसिटली डिफाइंस एंड क्रिमिनलाइजेज organized crime and petty organized crime. Which of the following is an example of an offense that might fall under petty organized crime under भारतीय न्याय संहिता? ये बीएनएस को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा रहती है मार्केट के अंदर। तो भारतीय न्याय संहिता अब असंगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित और आपराधिक बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत छोटे संगठित अपराध के अंतर आ सकता है? तो बीएनएस ने पहली बार इस चीज को क्लैरिफाई किया कि भाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होंगे यानी कि संगठित अपराध क्या होंगे, या फिर पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि छोटे संगठित अपराध क्या होंगे। तो ये जो पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इनका मतलब क्या होता है कि छोटे लेवल का क्राइम जो एक ग्रुप गैंग के थ्रू होता है उसको पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करा जाता है। इसीलिए इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मुझे इन चार में से ढूंढना है तो वो कौन सा रहेगा? क्या वो टेररिस्ट एक्ट रहेगा? ये तो सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये पैटी थोड़ी ना है। लार्ज स्केल ड्रग ट्रैफिकिंग, बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं की तस्करी, ये तो मेजर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। फिर तीसरा है थेफ्ट कमिटेड बाय अ गैंग, एक गिरोह द्वारा की गई चोरी, क्या ये सही नहीं हो जाएगा? ये स्मॉल स्केल है बट ऑर्गेनाइज्ड है।
तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। मतलब ऐसे नहीं है कि ये बहुत ही कठिन कैटेगरी के सवाल है, बहुत ही खतरनाक चीजें पूछ ली है इन्होंने। बस आपको उनके शब्दों पर ध्यान देना है कि कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर बीएनएस की बात हो रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो आईपीसी था ना उसको रिप्लेस करना। जो मॉडर्न क्राइम्स हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड करा जाए, जो ऑर्गेनाइज्ड और जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसके ऊपर फोकस बढ़ाया जाए। तो ये भी याद रखिएगा बात आप। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज स्कीम्स इज इम्प्लीमेंटेड टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग? इनमें से कौन सी योजना जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की गई है? अब होता है क्या है ना, अलग अलग स्कीम्स चर्चा में जो आपके लिए रहती हैं उन पर आधारित सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो एक एक करके हम सारे के सारे ऑप्शन देखेंगे। पहला है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, पीएम केएमवाई। क्या ये सही है? यार ये पेंशन स्कीम है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर हम गलत करेंगे। दूसरा है पीकेवीवाई यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना, इसको करेंगे हम सही। ये डायरेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है। इसके अंदर में जो फार्मर्स है ना उनको केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए इंकरेज किया जाता है, क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलप करी जाती है और इवन सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग में भी सपोर्ट दी जाती है इस स्कीम के अंदर। तो ये वाला करेक्ट था, इसमें बी आंसर जाएगा। बाकी यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी दी गई है। ये सॉइल हेल्थ बताता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग डायरेक्टली नहीं बताता है। आत्मा दिया गया है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ये भी नहीं जाएगा, ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड है। तो ये आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने वाला स्कीम इम्प्लीमेंटेशन की बात थी वो आपका परंपरागत कृषि विकास योजना रहेगी। ठीक है। अब इंडिया में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके लिए और भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे कि एक चल रहा है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट करके है, वो भी आपका एक चलाया जा रहा है। ऐसे ही एक भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का भी है, वो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो ये भी है, उनको भी हमें याद रखना है। असर्शन रीजन बेस्ड सवाल है। पहला ये पूछ रहे हैं एनएसडब्ल्यूएस यानी कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम सपोर्ट्स इन्वेस्टर क्लियरेंसेस, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली निवेशक मंजूरियों का समर्थन करती है। अब ये भी एक प्रकार से एक सिस्टम है। ऐसे जो सिस्टम चर्चा में रहते हैं उन पर हमें डिस्कशन करना होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सिस्टम है एनएसडब्ल्यूएस, ये सिंगल प्लेटफॉर्म देता है जहां से मल्टीपल अप्रूवल मिल सके। तो ये वाली जो बात है वो क्या रहेगी आपकी, सही रहेगी। ठीक है, इन्वेस्टर्स को लेकर ये मल्टीपल जो अप्रूवल्स है वो मिल सके। दूसरा है इट वर्क्स एज अ सेपरेट मिनिस्ट्री। जी नहीं, ये एनएसडब्ल्यूएस कोई मिनिस्ट्री थोड़ी ना होती है। ये तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मिनिस्ट्रीज को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इसमें असर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है, सी ऑप्शन जाएगा इसमें। मतलब परेशानी तो नहीं है ना इसमें, आसानी है ना ये। तो एनएसडब्ल्यूएस नेशनल सिंगो विंडो सिस्टम, उद्देश्य क्या है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना उसको इंप्रूव करेगा। जो वो आपका रैड टेपिज्म लोग करते रहते हैं, काम को टालते रहते हैं, उसको कम करेगा। तो अच्छा सवाल है ये भी। टीटीडीआई यानी कि बेस्ड ऑन द 2024 ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्लोबल ट्रेंड्स इन टूरिज्म डेवलपमेंट कंडीशंस। 2024 यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन विकास स्थितियों में वैश्विक रुझानों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब ये इंडेक्स बेस ये नहीं पूछते हैं कि क्या है कैसे है, अब ये उसका वर्णन पूछते हैं हमसे। तो टीटीडीआई जो है ना ये वर्ल्ड के जो देश हैं उनको टूरिज्म के बेसिस पर रैंक करने का काम करता है। और 2024 की जो ये इंडेक्स आई थी ना इसके हिसाब से जो टॉप 30 स्कोरर्स हैं उसमें ज्यादातर हाई इनकम इकोनॉमीज हैं, जो मेनली आपका यूरोप की कंट्रीज हो गई या फिर एशिया पैसिफिक के रीजन से आने वाली कंट्री हो गई। तो एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है लो इनकम कंट्रीज डोमिनेट दी टॉप 30 स्कोरर्स। जी नहीं, लो इनकम कंट्रीज टॉप पर डोमिनेट नहीं करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द टॉप टीटीडीआई स्कोरर्स आर हाई इनकम इकोनॉमीज फ्रॉम यूरोप एंड एशिया पैसिफिक। ये वाली बात यहां पर इन्होंने सही कह दी। अब ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलप इंडेक्स है ना, ये अपनी इस इंडेक्स को जारी करने के लिए कई सारे फैक्टर्स को यूज करते हैं कि भाई उस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है टूरिज्म का, वहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसी है, वहां पर नेचुरल और जो कल्चरल रिसोर्सेज है वो कैसे हैं। तो ये सारी चीजें ये देखते हैं। और इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस जो है टूरिज्म पोटेंशियल वो स्ट्रांग है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर। तो ये वाला जो आपका कंडीशन है वो डिस्क्राइब करती है इस इंडेक्स को।
नेक्स्ट है दी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 2023 एम्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग। 2023 में शुरू करी गई अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हासिल करना है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा चर्चा में था। उद्देश्य क्या है कि जो अरावली रेंज यानी कि अरावली पर्वत मात्रा है ना, में जो फॉरेस्ट पैचेस हैं वो डिग्रेड हो चुके हैं, तो उनको क्या कराया जाए ना, उनका पुनरुद्धार करा जाए, उनको रिस्टोर कराया जाए। और इस प्रोजेक्ट से जो डेजर्टिफिकेशन है यानी कि मरुस्थलीकरण है उसको रोका जाएगा, बायोडायवर्सिटी बढ़ाई जाएगी, एनसीआर और राजस्थान के एरियाज में जो पर्यावरण इंप्रूवमेंट है वो लाए जाएंगे। तो ऑप्शन में क्या दिया है इन्होंने, एफोरेस्टेशन इन हिमालयन स्टेट्स। अरे अरावली की बात हो रही है, हिमालयन स्टेट्स कहां से आ गए। बिल्डिंग फॉरेस्ट कॉरिडोर्स अक्रॉस इंडियो गैंगटिक प्लेन्स, जी नहीं, इंडो गैंगटिक प्लेन्स के लिए नहीं है ये। रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट पैचेस इन अरावली रेंज, ये वाला आपका सही चला जाएगा। यार ये तो ऑप्शन में और देखो सवाल में सीधे सीधे दे रखा है इन्होंने, है ना। तो आसान था ये। अरावली रेंज का जब डिस्कशन होता है ना, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में से एक आती है और ये दिल्ली एनसीआर के लिए एक ग्रीन लंग का काम करती है। अभी देखा होगा ना, अपना पूरा चर्चा चल रही थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संयुक्त क्षेत्र उद्योगों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। पहली चीज, टर्म क्या है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, जिसमें पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो निजी है दोनों की ओनरशिप होती है। मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कंपनीज मिलकर इंडस्ट्री चलाते होंगे। यहां पर कैपिटल और मैनेजमेंट दोनों तरफ से ही आता है। तो पहला क्या है, दे आर जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, यही सही हो गया यार, आगे बढ़ना ही नहीं है हमें। इजी है ना, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। तो इंडिया में जो सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से, पब्लिक सेक्टर है जहां पर आपको गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज नजर आती हैं, जैसे कि सेल है, बीएचईएल है, ये पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर जिसमें रिलायंस और टाटा आ गए। ज्वाइंट सेक्टर में आगे आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप। और ऐसे ही आपके कोऑपरेटिव सेक्टर भी आते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में कौन आता है, अमूल आता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा चर्चित है ये। विच अथॉरिटी डिसाइड्स whether whether a bill is a money bill। क्या कह रहे हो सर, ये क्या सवाल पूछ लिया, ये तो बेहद ही आसान सवाल हो गया। तो लोकसभा के स्पीकर के पास ये अथॉरिटी होती है ना, यानी कि डिसाइड करना कि कोई बिल मनी बिल है, धन विधेयक है या नहीं है, सिर्फ लोकसभा के स्पीकर के पास ये वाला अधिकार होता है। तो स्पीकर का जो डिसीजन होता है ना वो फाइनल होता है और कोर्ट में जनरली इसको चैलेंज नहीं करा जाता है। ठीक है, तो ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि मनी बिल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें टैक्सेस होता है, इसमें जो गवर्नमेंट का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो होता है। कंसोलिडेटेड फंड आपका मनी बिल के अंदर आता है। और ये राज्यसभा से बाईपास होता है, सिर्फ रिकमेंडेशन बाईपास आपकी राज्यसभा से ली जाती है इस पर। What astronomical observation is most severely hampered by increasing level of urban light pollution। शहरी प्रकाश प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण कौन सा खगोलीय अवलोकन सबसे अधिक बाधित होता है। अच्छा सवाल है। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जी अर्बन लाइट पोल्यूशन है, शहरी प्रकाश प्रदूषण, इसका मतलब क्या होता है कि शहरों का जो ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट्स है ना, जैसे कि स्ट्रीट लाइट है या फिर बिल्डिंग्स है या फिर होर्डिंग्स है, उनकी वजह से रात के जो आसमान है ना वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, चमकीले हो जाते हैं। और इससे सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ता है, सन स्पॉट्स के ऊपर पड़ता है, सूर्य के धब्बों का पड़ता है। अरे ये दिन में सन पर देखे जाते हैं सन स्पॉट्स, या प्लेनेटरी ट्रांजिट यानी कि ग्रहों का जो पारगमन होता है उसके ऊपर पड़ता है। हाई प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट से ये हो जाता है। डीप स्काई ऑब्जेक्ट जो गहरे आकाश की वस्तुएं हैं, इनके ऊपर पड़ता है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन्हीं पर आपको नजर आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी बहुत मतलब धुंधले होते हैं और लाइट पोल्यूशन इन्हें देखने का और मुश्किल बना देता है। जैसे कि डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स में हम गैलेक्सीज की बात करें, उन्हें ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है। जो नेबुलाज होते हैं, नेबुला मतलब जो आपकी क्या कहते हैं उनको, हारिकाएं करके कहते हैं ना, या फिर जो डिस्टेंट स्टार होता है वो आपके डीप स्काई ऑब्जेक्ट होता है जिनको लेकर प्रॉब्लम होती है ऑब्जर्व करने में।
तो ये था भाई डिस्कशन हमारे इस 14 सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 3 का। तो हम इसको डन मार्क कर देते हैं। ठीक है। अभी अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो आप लोगों को क्या करना है भाई, इसको लाइक करना है, अपने कमेंट भी करा करें, मुझे पता तो चले कि आप में से कौन इस सेशंस का रेगुलर यूज कर रहा है। बाकी अगर अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर पाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, तो यार वो ज़रूर कर लें। मुझे भी अच्छा लगता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं प्लेटफॉर्म को और उनको फ़ायदा हो रहा हो। बाकी अगर आप में से किसी को मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो ये रॉबिन SIRG करके मेरे इंस्टा का यूज़र नेम है। इस पर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी ये मेरा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करी हुई हैं, जैसे कि जो भी मेरे वाईटी सेशंस की पीडीएफ होती हैं वो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल की जो पीडीएफ है वो इसी ऐप पर डाल देता हूँ। और भी इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि डेली करंट अफेयर या फिर जो वीकली करंट अफेयर के हमारे पीडीएफ डिस्कशंस होते हैं वो सब। जीके जीएस के 20,000 से ज़्यादा आपके जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना रखते हैं।